हेलो एंड वेलकम टू द रियल एसेट शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं ये शो जिसे आप काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इन दिनों। सो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं हमें मिल रहे हैं खासतौर पर सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी उत्साहित करने वाले हैं। इट्स इंडीड अ शो जो कि सोशल मीडिया पर भी जा रहा है, यानी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, और साथ ही टीवी पर भी आप इसे देख रहे हैं। बट अभी तक जितना रिस्पॉन्स आया है वो दिल खुश करने वाला है। सो की पोस्टिंग अस, बताते रहिए क्या देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हम लेकर आते रहेंगे। और बाकी अपनी फिलॉसफी तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि इस नए शो में हमारी कोशिश है कि हम रियल एस्टेट को 360 डिग्री आपके लिए लेकर आएं, उसका हर एस्पेक्ट आपको समझाएं, ताकि आप जो भी आपका डिसीजन हो, आप अगर एक घर खरीदार हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको आप मकान लेना है, दुकान लेनी है, प्लॉट लेना है, इनफैक्ट कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, तो यू विल गेट अ होलसम आइडिया कि इस वक्त देश में हो क्या रहा है रियल एस्टेट के मार्केट में। और ये जाहिर सी बात है कि रियल एस्टेट मार्केट जो हमने प्री कोविड एरा में देखा था, उसके मुकाबले पिछले 3-4 साल में इसके जो तमाम वेक्टर्स हैं वो बदल गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम पहले एक नज़रिए से देखते थे, वो नज़रिया अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। मार्केट अच्छा कर रहा है, अगर आपको नंबर्स वगैरह आप खबरों में पढ़ते हैं, हमारे शोज पे देखते हैं, लेकिन उसमें आपके लिए क्या है, आप किस शहर में रह रहे हैं, उस शहर के लिहाज से कौन सी चीज़ें बदली हैं, नहीं बदली हैं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव कैसा हुआ, ये सारी बातें हम करते हैं। और कोशिश यही है कि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट मिले, ताकि आप अपने डिसीजंस को बहुत अच्छी तरीके से ले पाएं। तो ऐसा ही एक शो आज भी लेकर हाजिर है। आप में से कुछ लोगों की डिमांड थी कि भाई आप, क्योंकि एक सिटी स्पेसिफिक मामला है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई हैदराबाद में रहता है, तो अपने अपने शहर के बारे में भी थोड़ा स्पेसिफिक सुनना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है, ऐसे शोज भी बीच में लेकर आते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं आज पुणे के रियल एस्टेट मार्केट के साथ, तो बड़ा मजा आएगा। थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे। पुणे एक देश का ऐसा मार्केट है जिसे हम हमेशा से एक हेल्दी मार्केट कहते आए हैं, मतलब एक ऐसा शहर जहां पर भाव ना बहुत ऊपर जाते हैं ना बहुत नीचे आते हैं। क्या अब भी पुणे की वो इमेज बरकरार है? और काफी सारा डेवलपमेंट वहां हो रहा है, काफी सारा रियल एस्टेट वहां पे हो रहा है। कैसा है इस वक्त मार्केट, तो जो वहां रहता है उसके लिए भी, और जो वहां इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए भी। और इसके लिए हमने आज दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। मेरे साथ स्टूडियो में तो मौजूद है पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर अस, और खास पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित गेरा साहब, जो कि एमडी हैं गेरा डेवलपर्स के, और ना सिर्फ एक डेवलपर हैं बल्कि एक अलग तरह की सोच समझ रखते हैं रियल एस्टेट के बारे में। उनके अपने कुछ रिसर्च होते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, वो भी वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द रियल एसेट शो पर। अब दर्शकों के लिहाज से कुछ नंबर्स मैं बता देता हूं यहां पर, इससे पहले कि आप लोगों से बातचीत शुरू की जाए। तो Q1 यानी Q1, अब रियल एस्टेट का जो प्रथम क्वार्टर या पहला क्वार्टर है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च। यहां के नंबर्स हमारे पास हैं। तो कैसा किया है पुणे ने, देखिए Q1 अच्छा रहा है, और घरों की बिक्री हमारे हिसाब से 20% का इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखें कि जनवरी से मार्च के बीच में 14,000 से ज्यादा यूनिट्स बिके हैं, और ये कंपैरिजन है Q1 ऑफ 2024 से, और ये डेटा इज फ्रॉम नाइट फ्रैंक इंडिया रिपोर्ट। अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं। इनफैक्ट पंकज जी के अपने नंबर होंगे, वो अभी हम आपसे शेयर करेंगे, रोहित सर के अपने नंबर्स होंगे, लेकिन एक मोटी पिक्चर आपको दिखाने के लिए नए लॉन्चेस की अगर स्थिति हम देखें, 22% यहां पर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है पिछले साल के मुकाबले, फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले 16,231 नए लॉन्चेस देखने को मिले। कैटेगरी वाइज आगे जाके थोड़ा हम देखेंगे कि कितना है। दाम की बात कर लें, हल्का सा उछाल है, 6% का उछाल इस रिपोर्ट के मुताबिक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 1% दाम ऊपर गया है। लेकिन क्या यही हकीकत है, यही जानना इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा सा जरा कमर्शियल रियल एस्टेट भी देख लें, क्योंकि दोनों आपस में लिंक हैं। ऑफिस एक्टिविटी कैसी हो रही है, ट्रांजैक्शन में 91% की बढ़ोतरी है। अब ये क्योंकि एक अलग तरीके का रियल एस्टेट है, डे टू डे में आप इससे डील नहीं करते, नहीं सुनते हैं इसके नंबर्स, तो देखेंगे कि इसमें 91% का मतलब क्या, 37 लाख स्क्वायर फीट का ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई दिया है जनवरी से मार्च के बीच में पुणे के अंदर। और Q1 में एक अच्छा प्रदर्शन इसे माना जा रहा है। जनवरी से मार्च में जो नई सप्लाई आई है वो 35 लाख स्क्वायर फीट की आई है। ये पुणे के लिहाज से कैसी कहलाएगी, ये भी एक नजरिया है जो हम यहाँ पर टच करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पुणे में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत आगे बढ़ा है शहर में, और भी एक्टिविटीज हो रही है, आईटी है, तमाम एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, ऑटो है, उन सब का इंपैक्ट इस शहर पर कैसे पड़ रहा है, ये सारी बातचीत होगी। आई थिंक काफी लंबी भूमिका मैंने यहाँ बना दी है, एंड सिंस इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट शो, बात हम थोड़ी डिटेल में ही करते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं विद रोहित सर, क्योंकि सीधे पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। सर,
पुणे के बारे में मैंने एक मोटी पिक्चर बनाने की कोशिश की है। क्या मेरी और आपकी, चूंकि आप शहर से ही बिलोंग करते हैं और वहां उस शहर में एक बड़े डेवलपर हैं, बेहतर समझते हैं मार्केट को, क्या मेरी पिक्चर और आपकी पिक्चर मैच कर रही है? मेरे हिसाब से जो आपने जो पिक्चर दिखाया है, द सेल्स नंबर्स जो हैं, जो आप कह रहे हैं कि 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर वन लास्ट ईयर टू क्वार्टर वन दिस ईयर, आई डोंट सी दैट एज द एक्चुअल इंक्रीज इन द सेल्स नंबर्स। गए 4-5 महीने में, 4-5-6 महीने में सेल्स के नंबर्स थोड़े कम हो गए हैं। इसका कारण है, आई एम श्योर इसके बारे में भी बात करेंगे। ज्यादातर जो अगर हम देखें कि ये 20%, 15% अप डाउन, दैट्स एट द मार्जिन। व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट इज ओवरऑल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है मार्केट, एंड आई थिंक टॉकिंग अबाउट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो आपने प्राइसेस के बारे में कहा, आई थिंक प्राइसेस अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक दे हैड गॉन अप टू द मैक्सिमम अमाउंट, तो अब उसमें थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है, एंड दैट्स अ गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री, आई फील। राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है रोहित सर की बातों से कि ठीक है, नंबर एक कहानी कहते हैं, लेकिन असल कहानी नंबरों से थोड़ी अलग होती है। अब वही हम डिटेल में जाएंगे एक राय, लेकिन मैं पंकज सर की भी ले लेता हूं। पंकज जी, क्योंकि नंबर्स में आप भी डील करते हैं। तो मैं थोड़ा एग्री करता हूँ रोहित से। ओके। कि थोड़ा सा क्वार्टरली गिरावट दिखाई दी हमको पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर। नहीं तो अगर आप ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे देख लीजिए तो पूना हैज़ बीन मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट इन इंडिया। तो अगर हम बड़ा अच्छा सा रेशियो देखते हैं कि एक सिटी में कितने हाउस होल्ड हैं, कितने घर हैं और कितने घर बिक रहे हैं नए, तो पूना जो है वो हाईएस्ट है। करीब 4.8% ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड के कंपैरिजन में जो उसकी एनुअल सेल्स होती है वो 4.8% है, विच इज़ प्रोडक्टिव। एट टायर 1 सिटीज़ का एवरेज देख लीजिए तो 2% है। तो ये मार्केट है जो ओवर सेल कर रहा है। अगर आप कंपेयर कीजिए दिल्ली एनसीआर से, मुंबई जो है वो दूसरा ऐसा मार्केट है जो 4% के रेंज के ऊपर है। नहीं तो टॉप 8 सिटीज़ के अंदर जितने भी दूसरे मार्केट हैं वो उनके नंबर ऑफ हाउस होल्ड के हिसाब से उनकी सेल जो है वो 2% और 2% से नीचे है। दिल्ली एनसीआर 0.85% है, चेन्नई 0.9% है, 2.3% जो है वो आपका बेंगलोर है। तो अगर इस एस्पेक्ट्स पे देख लीजिए तो बहुत ही प्रोडक्टिव मार्केट रहा है सेल्स और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेल्स इसकी, क्योंकि ऑल इंडिया की सेल्स बढ़ती चली गई। अगर आप कोविड के पहले की बात कर रहे हैं, अगर 2018 और 2012 से अगर हम देख लीजिए तो ऑल इंडिया की जो सेल्स होती थी करीब 2.25 लाख करोड़ के करीब की, उस सेल्स वैल्यू आज के दिन करीब 7.5 लाख करोड़ हो गई है। तो हमारा मार्केट 3.5 टाइम्स ग्रो हुआ ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। सारे मार्केट ग्रो हुए। और अगर आप पूना के अंदर देख लीजिए तो पूना एक वक्त पे जो मुंबई और एमएमआर रीजन जो 60-65 हज़ार यूनिट और 70 हज़ार यूनिट बेच रहा है साल की, आज पूना जो है वो 70 और 80 हज़ार यूनिट के करीब बेच रहा है खुद का खुद। और मुंबई बढ़ कर के 1,40,000 यूनिट के करीब हो गया। तो पूना जो है वो बढ़ के आया। और हम 60 सिटीज़ कवर करते हैं ऑल इंडिया की। आप सरप्राइज होंगे कि इन टर्म्स ऑफ सप्लाई और सेल्स पूना इज कंट्रीब्यूटिंग 10% ऑफ द 60 सिटीज बिल्डर मार्केट। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव, मोस्ट प्रोडक्टिव एंड मोस्ट सेलिंग मार्केट ऑफ इंडिया। प्राइस राइज हैज़ बीन मॉडरेट। अगर आप इन्फ्लेशन देख लीजिए, अगर 5 से 7% बढ़ रहा है तो प्राइस इंक्रीज़ भी 5 से 6% के बीच में ही रही है। तो मार्केट अपने एफिशिएंसीज़ को मेंटेन किया हुआ है। क्वार्टरली सेल्स में थोड़ा सा गिरावट इसके लिए लग रहा है क्योंकि मार्केट अगर हम सोचें तो वो एक प्लेटू लेवल पे पहुंच गया। अगर आप 4.5% नंबर ऑफ हाउस होल्ड आप ओवर सेल कर रहे हैं तो आप एक थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे जहां आपको लगेगा कि अब मार्केट एक प्लेटू के ऊपर हो रहा है। तो ये प्लेटूइंग है। जो मार्जिनल करेक्शन दिखाई दिया है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2% और 3% का करेक्शंस है। जो मैं ये बोलता हूँ कि वो न्यू लॉन्चेस की गिरावट की वजह से आपको सेल्स में इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि न्यू लॉन्चेस जिस तरीके की पिछले 2 साल के अंदर ग्रोथ हुई है,
आई थिंक मुंबई के बाद पूना जो है वो हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ न्यू लॉन्चेस पिछले 2 साल के अंदर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट होना ज़रूरी था, तो उसकी वजह से आपको सेल्स में थोड़ा सा कमी होती हुई दिखाई दे रही राइट, है। तो बड़ी रोजी पिक्चर है ये पुणे की, कि पुणे की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है, हमेशा से एक एफिशिएंट मार्केट रही है। और पंकज जी ने तो अब इसे 60 शहरों में अगर 10% सप्लाई किसी एक शहर से आए तो आप उस शहर की वैल्यू या उस शहर का रियल एस्टेट समझ सकते हैं। हाँ, अब पिछले 1-2 क्वार्टर में क्या हुआ है वो एक अलग कहानी है, एंड वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रोहित सर से मैं जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले बातचीत कर रहा था तो बता रहे थे सर कि आप जो प्राइस में राइज है प्लस साइज में राइज है, वो थ्योरी आपने जो बताई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो हम सुनना चाहेंगे। जी, तो अगर आप गए 3 साल देखें तो एवरेज प्राइस जो पुणे में जो जो अपार्टमेंट्स जो अवेलेबल थी वो लगभग 4,900 रुपए पर स्क्वायर फुट। दैट वाज द एवरेज प्राइस 3 years ago in 2021। अब अगर आप एंड 2024 में देखें तो ये जाके 6,600 के आसपास इज द एवरेज प्राइस इन पुणे। नाउ ये लगभग 30-31% में इंक्रीज है 3 साल में। ओके, अब दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां है कि इसके साथ 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 जो है, अगर आप 3 साल पहले एवरेज फ्लैट्स की जो साइजेस देखें तो वो इट वाज 976 स्क्वायर फीट वाज द एवरेज साइज ऑफ फ्लैट लॉन्च्ड इन 2021। ओके, अब वो जाके 2024 में 1261 हो चुका है। अब इसमें भी कुछ 31% साइज में भी बड़ी इंक्रीज हुई है। प्राइसेस हैज गॉन अप 30%। तो अगर आप इसमें कंबाइन करें तो इट इज अ 72% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट ऑफ द सेम ऑफ अ टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप सोचें कि 2 बेडरूम का फ्लैट 976 स्क्वायर फुट का था, अब 2 बेडरूम का फ्लैट जाके 1260 स्क्वायर फुट हो चुका है और उसका रेट 4,900 से जाके 6,600 पे पहुंचा है, तो जो 48 लाख का फ्लैट था इट इज गॉन टू 83 lakhs। नाउ दिस इज कॉजिंग समथिंग कॉल्ड स्टिकर शॉक। तो अगर आप कोई किसी के बारे में अगर आप सोचें और आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे और कहते हैं चलिए आज जाके 2 बेडरूम का है, 1 साल से हम लोग सोच रहे हैं खरीदते हैं नहीं खरीदे हैं, चलिए जाके खरीदने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब आप उसी इलाके में जाके आपको पता चला कि आपके साइज में बजट में बैठता नहीं है, क्योंकि इट इज द बजट फॉर द सेम फ्लैट हैज गॉन अप 70%। So that is sticker shock, and that I believe is what is causing people to rethink, and that is where the slowdown in sales is coming from. फंडामेंटल्स अगर आप मार्केट में देखें, फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, अफोर्डेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्टिकर शॉक हुआ है क्योंकि साइज बड़ा है और प्राइस बड़ा है, इसके वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। राइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पंकज सर, ये स्टिकर शॉक और द वे रोहित जी ने इसे एक्सप्लेन किया कि हुआ क्या। आपके साइजेस बढ़ गए घर के और थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया, तो इधर 30% प्राइस बढ़ा, इधर करीब 20-30% साइज बढ़ा, तो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया कॉस्ट पे वो इतनी है कि जो चीज 40-45 लाख की थी वो 83 लाख पे चली गई, ऑलमोस्ट वो डबल इम्पैक्ट कर गई। देखिए, उसको हम एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये नंबर इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन आप अगर 1 BHK और 2 BHK के इंडिविजुअल आस्पेक्ट्स पे प्रोजेक्ट के ऊपर देखेंगे तो 2 BHK के छोटे साइज़ हो जाएंगे। 1 BHK के साइजेस, तो अगर पहले 2 BHK बिकता था 1000 स्क्वायर फीट का, तो वो बिल्डर रिड्यूस कर देते हैं। बट ऐसा एवरेज में क्यों बढ़ा हुआ दिखाई दिया? क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से और पिछले 2-3 साल से लग्जरी हाउसिंग का जो है डिमांड थी, तो ज़्यादातर बिल्डर जो है वो बड़े साइज़ के फ्लैट लॉन्च कर रहे थे। तो न्यू लॉन्चेस में बढ़ोतरी आपकी 3 BHK 4 BHK होने की वजह से जब आप क्यूमुलेटिव एवरेज सारे डेटा का लेंगे तो आपको लगेगा कि फ्लैट के साइजेस बढ़ गए, जबकि वो इंडिविजुअली फ्लैट टू फ्लैट लेवल शायद कम होंगे, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ाता है तो बिल्डर टिकट में बैठाने के लिए उसके साइज़ छोटे सबसे पहले करता है। बट एक दूसरा एक पैराडॉक्स है रियल एस्टेट में कि अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं तो आपको साइज़ बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कंज्यूमर आपको प्रीमियम दे किसी प्रॉपर्टी का तो उसकी एस्पिरेशन भी ज़्यादा होती है, तो एस्पिरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप साइज़ बढ़ाते हैं। तो ये कॉन्ड्रम है रियल एस्टेट की
कि आप अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो साइज़ भी बढ़ाएंगे। और यही कारण है कि जो सिटी जहाँ पे प्राइजेस ज़्यादा होते हैं वहाँ बड़े साइज़ के घर ही बनते हैं। आप अगर 1 BHK 2 BHK साउथ ऑफ मुंबई में ढूंढने जाएंगे तो आपको एक भी नहीं मिलेगा, वहाँ सब लोग 4 और 5 BHK ही बनाते हैं। तो ये है कि अगर आप प्राइस में 30% की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो साइजेस ज़रूर ही बढ़ेंगे, क्योंकि जो आपको 30% एडिशनल देने वाला ग्राहक है उसकी एस्पिरेशन ज़्यादा होगी, तो बिल्डर को ज़्यादा बड़े घर में उसको फिट करना पड़ेगा। तो ये टिकट और स्टिकर शॉक्स होता है, वो रियल एस्टेट में ज़रूर होता रहता है। और दूसरा ये एस्पेक्ट है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर एक फ्लैट की 70% वैल्यू बढ़ गई। वो 70% वैल्यू लग्जरी हाउसिंग की न्यू सप्लाई के इंट्रोडक्शंस का इम्पैक्ट है एवरेज के ऊपर। तो रोहित साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टिकट शॉक्स एंड स्टिकर शॉक्स। ये शायद हमारे दर्शकों के लिए भी नए टर्म्स हों, पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल इनका नहीं हुआ, लेकिन इसीलिए हमने कहा कि अब डायनामिक्स बदल गए रियल एस्टेट के, आपको अलग तरीके से समझना होगा। लग्जरी हाउसिंग की बात आई तो नो डाउट इट्स अ फिनोमेना थ्रू आउट द कंट्री। आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, मुंबई तो शहर अलग ही है, हैदराबाद की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, लोगों को बड़े साइज का भी घर चाहिए पोस्ट कोविड। आप शायद एमिनिटीज भी ज्यादा चाहिए, वो लोकेशन भी देख रहे हैं जहां हॉस्पिटल पास में हो, स्कूल पास में, मतलब कोविड ने बहुत सारे फंडामेंटल्स को चेंज किया है। क्या पुणे में भी, मुझसे कोई बात कर रहा था थोड़े दिन पहले, तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर जो रही होगी, तो उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, वो 1-2 करोड़ वाला जमाना गया, अब तो पुणे में 6-7 करोड़ के घर की बहुत डिमांड है, और एवरेज अब 1-2 करोड़ वहां पर भी आपके मुंबई जैसे घर बिकने लगे। तो क्या पुणे में भी लगभग यही डायनामिक्स काम कर रहे हैं एज ए सिटी? बिल्कुल, लेकिन आपकी सवाल के जवाब देने के पहले मैं पंकज का पॉइंट का एक रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। उनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप पूरा एवरेज देखें तो इट मे बी अ प्लस माइनस, बट एज अ डेवलपर मैं आपको बताऊं कि हम जब भी अब आज जो हम लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप 2 बेडरूम का देखें तो हमारे 2 बेडरूम के साइजेस 20-25% से तो बढ़ चुके हैं। अगर आप 1 बेडरूम का सप्लाई देखें, देयर इज नो सप्लाई इन द मार्केट। So he is absolutely correct that there has been a shift towards the luxury segment, but जो 2 बेडरूम है उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन साइज में इंक्रीज हुआ है। अभी आपका जो सवाल है अबाउट द लग्जरी मार्केट, देखिए 2012 से लेके ऑलमोस्ट, और 2014 से लेके ऑलमोस्ट 2020 तक जो लग्जरी मार्केट रहा है देश का, और सर्टेनली फॉर पूना मार्केट, तो मैं कहूंगा इट वाज इन अ कोमा। यहां लग्जरी जो है 2 करोड़ 3 करोड़ की जो सेल्स थे, इट वाज डाउन टू ऑलमोस्ट जीरो। जैसे आप कहें कि पेशेंट इज अलाइव, लेकिन तो सांस ले रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट देयर, सो इट इज इन अ कोमा। 2020 और कोविड के वजह से ये जो टर्न अराउंड हुआ, पीपल हैव रियलाइज्ड कि हमें बड़े घर चाहिए। दूसरा, उनकी अफोर्डेबिलिटी में 5-6 साल जो लग्जरी का जो कस्टमर रहा है, जिन्होंने घर नहीं खरीदे हैं, लेकिन उनकी जो सैलरीज है वो बढ़ चुकी थी 5-6 साल में, तो दे वर एबल टू कम बैक इनटू द मार्केट एंड लग्जरी सेल्स हैव स्टार्टेड ऑफ आफ्टर कोविड। सो एज अ रिजल्ट, बिल्डर जो है, जहां डिमांड है वहां हम सप्लाई ले आएंगे। सो द सप्लाई ऑफ लग्जरी होम्स हैज सर्टेनली गॉन अप। 5-6 करोड़ के होम्स तो पुणे में अब अवेलेबल है, उनके सेल्स हो रहे हैं। और आपकी बात सही है, 1.5 करोड़ नाउ इज द 1 करोड़, थोड़ा 1.5 इज ऑन द हायर साइड, बट 90 lakhs to 1 करोड़ टुडे इज द स्वीट स्पॉट। और मैं आपको बताऊं कि 25 साल पहले, when I was looking at real estate and I've been in the industry for a long time, उस समय 1999-2000 में स्वीट स्पॉट 10 lakhs होता था, फिर जाके स्वीट स्पॉट जाके 40 से 50 लाख हुआ। अब 2025 में स्वीट स्पॉट जो है पुणे के लिए 90 lakhs to 1 करोड़ 10 lakhs के बीच में, इट इज अप्रोक्सीमेटली दैट। तो अगर आप देखें 25 साल में ये 10 गुना बढ़ चुका है, वेयर द स्वीट स्पॉट ऑफ द प्राइसेस। जी, तो एक बड़ा शिफ्ट है पंकज जी, ये मतलब ये शिफ्ट हम देख रहे हैं, हर शहर के अंदर दिख रहा है। अच्छा, आप मुंबई की भी बात करें तो आपको महसूस होता है, दिल्ली एनसीआर में तो हमने नंबर्स देखे, गुरुग्राम के देखे, पुणे की हम बात करें, चूंकि फोकस पुणे के ऊपर ही है। मैं थोड़ा सा इसको और कमर्शियल रियल एस्टेट से भी कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि उसके भी नंबर हम बात कर रहे थे।
ऑफिसेस में भी वो जंप हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम आपके और रोहित जी के साथ उसको भी एनालाइज करेंगे कि क्या ये कोरिलेटेड है अभी ऑफिस स्पेसेस की भी बिक्री, वहां तो जो परसेंटेज टर्म्स में तो 90 और 99% का इंक्रीज दिख रहा है, तो क्या इन परसेंटेज टर्म ऑफिस स्पेसेस रेजिडेंशियल को भी बीट कर रही है पुणे के अंदर? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरीके की मैंने नंबर बोला था कि अगर प्री कोविड टाइम से देखें तो हमारा मार्केट रेजिडेंशियल का 2x और 3x हो गया है एनुअलाइज बेसिस पे। और आपका अगर 35 लाख की क्वार्टरली सेल्स हो रही है तो वो लो बेस से आ रही है, इसके लिए जो है वहाँ पे आपको बड़ी जंप दिखाई दे रही है। लेकिन कॉमर्शियल अभी भी अपने पीक पे पिछले ईयर पहुँचा है, जबकि रेजिडेंशियल हर पिछले 4 साल से अपनी नई नई पीक बनाता चला गया। तो मेरे हिसाब से तो कॉमर्शियल जो है अभी भी अंडर परफॉर्म है। और उसका रीज़न है क्योंकि ग्लोबल मार्केट के ऊपर अनसर्टेनिटीज़ थी। पिछले 1 साल के अंदर जा कर के हमने थोड़ा सा प्री कोविड के मार्केट को जो है ब्रीच किया, जब हमने 55 मिलियन स्क्वायर फीट का टॉप 8 सिटीज़ में वॉल्यूम देखा एज अगेंस्ट पहले जो है 33 मिलियन 34 मिलियन का जो वॉल्यूम होता था। उसके अलावा हमने कोविड के बाद जो है कॉमर्शियल को एक सबड्यूड लेवल पे ही देखा, वैकेंसीज को बढ़ते हुए देखा। लेकिन एक अच्छा सा संकेत है कॉमर्शियल मार्केट के लिए कि इस तरीके की रिकवरी होती हुई दिखाई दी। और वो जीसीसी कॉरपोरेट्स ये लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। हैदराबाद में भी अच्छा वॉल्यूम्स आ रहा है, बेंगलोर में भी अच्छा वॉल्यूम्स आ रहा है और पूना के अंदर भी ये वॉल्यूम आया। तो इतना ज़्यादा हम कोरिलेट करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हम दूसरे एस्पेक्ट्स पे देखें तो हमारा आउटलुक अभी भी क्वेश्चनेबल है। टैरिफ वॉर आ रहा है, आईटी के ऊपर उतने जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं। अगर जॉब के अंदर क्रिएशंस कम होगा तो स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होगी। कोविड के बाद एक और भी हो गया कि मार्केट और इकॉनमी थोड़ी डिस्पर्स हो गई। जो एक कॉन्सेंट्रेटेड ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता था, अब काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स हैं वो छोटे छोटे शहरों के अंदर भी बढ़ रहे हैं। बट उसके अलावा भी अगर हम ग्लोबल डिमांड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हम डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के एक ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो कॉमर्शियल के अंदर ग्रोथ है, बट उतनी ग्रोथ नहीं जितनी रेजिडेंशियल के अंदर है। और ये एक अच्छा सा संकेत ज़रूर है, अगर कॉमर्शियल के अंदर रिकवरी है तो ये स्टेबलाइज करेगा रेजिडेंशियल मार्केट को और वहाँ पे और ग्रोथ प्रॉपल करेगी और गोइंग फॉरवर्ड। और यही कारण है कि जो मैं बोलता हूँ एक मार्केट एक प्रोडक्टिव फेज़ पे है और यहाँ से कोई ख़तरा मुझे नहीं होता हुआ दिखाई देता है कि जिस लेवल पे पहुँच गया कि वहाँ से गिरावट होगी। देयर आर इंग्रेडिएंट जो बता रहे हैं कि ये ग्रोथ करेगा, लेकिन कॉमर्शियल मेरे हिसाब से जिस तरीके की ग्रोथ हमने रेजिडेंशियल में देखी हो उस लेवल की ग्रोथ अब आनी चालू होगी, प्रोवाइडेड ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कैसा करती है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल काफ़ी डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कॉमर्शियल हाईली ग्लोबल इकोनॉमी पैरामीटर के ऊपर होता है कि यूएस में अगर इश्यूज़ होता है तो आईटी की डिमांड कम होती है, अगर आईटी की डिमांड कम होती है तो एब्जॉर्प्शंस कम होता है। और दिस इज़ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द लेमन ब्रदर क्राइसिस आल्सो। So it takes time for commercial to recover, and since the recovery can be seen for last 1 year, it is a good sign for the market. Right. एक राय में रोहित साहब आपकी भी लेता हूं कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल को कपल डीकपल कैसे करके देखेंगे। हाल फिलहाल में क्या रहा है, पंकज जी ने एक सिनेरियो बताया, नो डाउट वो है कि अमेरिका में जिस तरह का वो टैरिफ वॉर छिड़ाया उसने, जिस तरह का टैरिफ वॉर, लेकिन मैं उसमें पुणे के लिए एक सिल्वर लाइनिंग देखता हूं, वो ये कि अगर आईटी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है या उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो पुणे की तरफ आती हैं, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। वो बेंगलुरु और हैदराबाद को तब थोड़ा महंगा मानती है और पुणे को कंपैरेटिवली सस्ता मानती है। तो हो सकता है पुणे को इसमें फायदा होता हुआ नजर आए, लेकिन ओवरऑल एक कमर्शियल मार्केट वहां की, एंड हाउ इट इज कपल्ड विद द करंट रेजिडेंशियल मार्केट। तो मैं इसे मैं दो हिस्से में इसका जवाब दूंगा। एक तो जो पास्ट है, जो पुणे में जो टोटल कमर्शियल लीसिंग हुआ है लास्ट ईयर वाज एन ऑल टाइम हाई। अब इससे क्या होता है कि जो आईटी में जो लोग काम करते हैं, तो अ लॉट ऑफ देम आर बायर्स ऑफ रियल एस्टेट, बायर्स ऑफ रेजिडेंशियल होम्स। अगर आप गए क्वार्टर का देखें तो अगर 35 लाख स्क्वायर फुट लीज हुआ है, ट्रांजैक्शंस हुए हैं,
तो उसके हिसाब से आपको 35,000 लोग को नौकरी मिलने की संभावना है once those places, once those people occupy and they hire the people. तो जैसे वो नौकरी पे लगेंगे, उन लोगों को कि घर की जो रिक्वायरमेंट है रेंट पे हो या खरीदने के लिए, इट इज ऑलवेज कंबाइंड, देयर इज ऑलवेज अ कपलिंग. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग अबाउट द पास्ट, दैट द पास्ट हैज बीन स्ट्रांग, और वो पास्ट के वजह से उसका इंपैक्ट फ्यूचर में स्ट्रांग रहेगा. जो आईटी में जो आईटी और रेजिडेंशियल का जो रिस्क का जो कनेक्शन है, वो एक ही चीज पे कनेक्टेड है, और वो जॉब सिक्योरिटी पे होता है. तो अगर आपकी नौकरी में कुछ भी रिस्क हो, तो आप घर छोड़िए, आप टीवी भी नहीं खरीदेंगे अगर आपका जॉब रिस्क पे हो. एज लॉन्ग एज देयर इज स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द लिंक टू हाउसिंग कंटिन्यूज टू स्टे स्ट्रांग. और अगर आप फ्यूचर के बारे में बात करें, तो कंपनीज आर लुकिंग एट GCCs, they are looking at efficiency in their own setup. हाँ, मानता हूं कि ये टैरिफ वॉर वगैरह के हिसाब से थोड़ा बहुत 3-6 महीने के लिए कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, अपहीवल हो सकता है, बट रियल एस्टेट ये 1-3-6 महीने का गेम नहीं है. अगर आप कोविड भी देखें, कोविड हैड एन इम्पैक्ट फॉर 6 to 12 months. तो वैसे अगर आप देखने गए तो रियल एस्टेट हैज टू बी लुक्ड एट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, लॉन्ग टर्म opportunities continue to exist, the long term benefits for outsourcing into India, setting up of GCCs continues to be strong, and as long as that is continuing to be strong, the demand for housing that is linked to it will continue to see the benefits of it. तो मेरे हिसाब से ज्यादातर totally connected है, totally coupled है, और एक ही सिचुएशन में वो उसका decoupling हो जाता है, और that is when the jobs are at risk. राइट. अब एक ऐसा सवाल जिस पे आप दोनों की मैं राय चाहूंगा, तो पंकज जी पहले आपसे, फिर मैं रोहित जी के पास जाता हूं, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट. आप देखेंगे कि दो लेवल पे देख लीजिए इसको. एक है शहर के लेवल पे, मुंबई हमारे सामने एक एग्जांपल है किस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं. आप ऐसे शहर के अंदर जहां शायद देश का सबसे हाईली डेंस पॉपुलेशन है, वहां पर भी आप काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हो, वो शहर को ईज आउट कर रहा है, चाहे मेट्रो हो, चाहे कोस्टल रोड्स हो, चाहे नए एयरपोर्ट की बात हो. पुणे में भी आप जाइए तो इस समय चारों तरफ काम होता हुआ दिखाई देता है. मेट्रो बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है. ये तो हो गया सिटी स्पेसिफिक. उसके अलावा जो पूरा रोड नेटवर्क और कनेक्टिविटी के लिए काम हो रहा है पूरे देश के अंदर इस समय, मुझे लगता है कि एक नई तस्वीर उभर रही है. जो 20 साल पहले हम चाइना को देख रहे थे, लगभग उस तरह की धीरे धीरे पिक्चर उभरती हुई आ रही है. क्या इसका फायदा, अगर हम स्पेसिफिक पुणे की बात करें, प्रॉक्सिमिटी विद मुंबई, द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई का अपना डेवलपमेंट, फिर एक्सी लिंक का आना, ये सब चीजें इस मार्केट को एक नया ब्लिप देगा? बिल्कुल. अगर आप देखिए, बेटर कनेक्टिविटीज ब्रिंग्स द लैंड एफिशिएंसी. वो लैंड को अनलॉक करती है, ट्रैवल टाइम कम करती है, अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव करती है. तो हाउसिंग मार्केट और सारे मार्केट जो हैं उसमें बेनिफिट होते हैं. अगर आप देख लीजिए बड़े कायदे से कि हम हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं, लेकिन हम टिकट शॉक की बात करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि कारण है कि जहाँ मेरे पास डिमांड है, हम उस वैल्यू की सप्लाई उसको कैटर करती हुई हम सप्लाई नहीं कर सकते. तो वो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच बना हुआ रहता है. जो लैंड की कनेक्टिविटी है वो इसको ब्रिज करती है. तो और वो सबसे सही चीज़ है. ये होना भी चाहिए था कि अगर आप देखिए ट्रांस हार्बर की कनेक्टिविटी के बाद 2x to the size of the Mumbai region is getting connected within 20 minutes travel time. और उससे आपकी जो अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ है वो आगे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी. और जो आपकी इनएफिशिएंसी प्राइजेस की होती हैं वो भी मॉडरेट होती हैं, कि आप एस्ट्रोनॉमिकली हाई प्राइस की लैंड रख देते हैं, जिसको फिर वाइबल करने के लिए आप FSI बढ़ाते हैं, और फिर FSI बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी बढ़ती है तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो जो कनेक्टिविटी है और जो आप दूसरी लैंड को कनेक्ट कर रहे हैं और जो ब्रिजेस बना रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हाउसिंग मार्केट, रियल एस्टेट, पीपल्स अफोर्डेबिलिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर पड़ता है. रोहित साहब, टू द पुणे, बहुत समय से एक अनुभव हो रहा था कि पुणे में भी वो कंजेशन, वो ट्रैफिक जैम्स, वो ओवरलोड ऑफ द पब्लिक और द ट्रांसपोर्ट, वो सब था.
लेकिन अभी जब रिसेंटली में जब भी पूना विजिट किया है, तकलीफ बहुत हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आता हुआ दिखाई देता है। कहीं मेट्रो बन रहा है, कहीं बड़े बड़े ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं। कितना पिछले 2-3 साल में ये डेवलपमेंट हुआ है और इसका फायदा पुणे को किस तरीके से और कब तक मिलेगा? देखिए, अगर आप भारत को देखें और पुणे एज अ पार्ट ऑफ दैट, तो हमें एक डेवलपिंग नेशन कहलाए जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी, डेवलपिंग नेशन क्या होता है? इट इज दैट नेशन जहां लोग रहने पहले आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाद में आता है। Right. और इसके वजह से लोग जो पेरिफेरी पे जाते हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता, वहां के दाम कम होते हैं, सो द सिटी सेंटर्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टार्टिंग टू बी रोल्ड आउट इन द पेरिफेरी एंड द आउटर एरियाज एज वेल, तो उसका कनेक्टिविटी, जैसे जैसे पंकज जी ने कहा, दैट कनेक्टिविटी इंक्रीजेस द एक्सेसिबिलिटी। और वो एक बार वो घर एक्सेसिबल हो गया तो लोग 5-10 मिनट थोड़ी दूर जाके दे डोंट माइंड बाइंग अ होम अ लिटिल बिट लेस, अगर वहां सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई सब मिले। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम अ डेवलपिंग इकोनॉमी टू अ मोर डेवलप्ड इकोनॉमी, and because of the infrastructure push, this is changing the entire all our cities in India. तो ये चेंज तो हो ही रहा है, पुणे में भी हो रहा है। अगर आप मेट्रो देखें, मेट्रो हैज इंप्रूव्ड द कनेक्टिविटी, ब्रिजेस आर बीइंग बिल्ट, रोड्स आर बीइंग बिल्ट। तो इवन वाटर सप्लाई, अगर आप पुणे में देखें तो एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक जगह विमान नगर जो है, माय फादर बिल्ट द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन विमान नगर इन द 1970s। उस समय विमान नगर हैड यूज्ड टू हैव एन एक्सट्रीमली अक्यूट वाटर शॉर्टेज। आज अगर आप विमान नगर देखिए, इट इज फुली बिल्ट, और आज वहां देयर इज कनेक्टिविटी एंड टैप वाटर अवेलेबल। तो ऐसे अगर आप देखें तो इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, पीपल विल कम फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर विल फॉलो, एंड वी आर गेटिंग अहेड ऑफ दैट गेम। आई बिलीव दैट दिस इज वेरी गुड फॉर ब्रिंगिंग अफोर्डेबल हाउसिंग इन, इट इज गुड फॉर कनेक्टिविटी, इट इज गुड फॉर पीपल्स हेल्थ, इट इज गुड फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। So this is going to be a game changer as far as our cities are concerned, and Pune is no different. चलिए, अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो पुणे मार्केट में क्या परिवर्तन आ रहा है? मतलब पुणे में कौन से हिस्से हैं जो अब नए उभर के आ रहे हैं, रोड मैप के ऊपर दिखाई दे रहे हैं? ये आप ही से मैं रोहित जी शुरुआत करता हूं इस सवाल की, कि सारे बदलते परिदृश्य के अंदर आप जो कुछ फिक्स सेंटर्स थे रियल एस्टेट के, वो तो हम सुनते आए वक्त वक्त पर, लेकिन अब वो कौन से नए सेंटर्स उभर रहे हैं जहां पर लोगों को, चाहे उन्हें घर खरीदना हो, चाहे उन्हें निवेश करना हो, या वो एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ देख रहे हैं, इस पूरे नए सिस्टम के अंदर वो कौन से एरियाज हैं? देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब तो दूंगा, बट बिफोर दैट मेरा एक डिस्क्लेमर है दैट एज अ बिल्डर वी गो इनटू सर्टेन लोकेशंस जहां हमें बिलीफ है कि ये लोकेशन में डिमांड होगा। सो आई विल, बेस्ड ऑन दैट, वी ऑलरेडी हैव प्रोजेक्ट्स इन दोज एरियाज। So it should not seem that I am giving you an answer which is a bias in my own interest. जी। मैं आपको I will give you the answer with the reasons. तो अगर हमारा फोकस अगर हम ईस्ट पुणे में देखें तो खराडी वागोली is the area which we are very strong on, and the reason is because there is a lot of office space which is coming up there. Jobs creation उस एरिया में है। लोग को जहां जॉब्स हैं उसके नजदीक रहना चाहते हैं। So that is one side of town which we are bullish on. On the west side of town, I think for many months, for many years, in fact, Hinjewadi has been facing challenges of road infrastructure. But वहां के जो prices है, वहां जो metro line आ रहा है, because of that, we believe that is another good market. So east and west Pune में, these are the two strong markets in our opinion. इसके अलावा अगर आप देखें, there is a lot of redevelopment that is starting to take place as far as Pune is concerned. तो जो सिटी सेंटर में जहां लैंड का सप्लाई कम होता था, देयर इज गोइंग टू बी सप्लाई व्हिच इज कमिंग इन फ्रॉम देयर, सो अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट बाइंग होम्स इन द सिटी सेंटर एज वेल। तो ईस्ट पुणे वी लुक एट खराडी वागोली, वेस्ट पुणे वी आर लुकिंग एट हिंजेवाड़ी। अगर आप बानेर देखें, बानेर इज स्ट्रांग, बट अफोर्डेबिलिटी देखें तो इट गोज अप अक्रॉस टू हिंजेवाड़ी। सो दीज आर द टू एंड्स ऑफ द सिटी व्हिच वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन, एंड लाइक आई सेड अर्लियर, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स भी हैं। नो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खराड़ी, वाघोली, हिंजेवाड़ी, बाणे, पंकज साहब, ये वो नाम है जो हमने लगातार पिछले 8-10 साल की बातचीत में भी लिए हैं।
मैं कुछ ऐसे नाम को खोज रहा था कि जो इनके अलावा उभर के आए, अभी हम रोहित जी से भी और लेंगे, शायद वो कुछ और नाम उनके पास होंगे जो बताएंगे, बट अप टू योर रिपोर्ट्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग ये तो प्राइम मार्केट्स हैं ही, इनके एक्सटेंशंस भी हो रहे होंगे क्योंकि अब हिंजेवाड़ी ये तो एक बड़ा लैंड पार्सल है जो अभी भी बहुत सारा खुलता जाएगा आगे चल के, लेकिन क्या कोई कनेक्टिविटी के दम पर, मेट्रो के दम पर, रोड कनेक्टिविटी के दम पर कुछ और नए एरियाज आ रहे हैं? मेरे हिसाब से जो ग्रोथ हम देख रहे हैं कि एक तो हिंजेवाड़ी और उसके सराउंडिंग वाखड़ हो गया, हिंजेवाड़ी हो गया, और जो फर्दर उससे कनेक्टेड एरियाज़ वो तो हैं ही हैं, और साथ में हम पिंपरी चिंचवाड़ का जो रीजन है वो भी एक तरीके से हम वेस्टर्न फ्रंट पे ही पूना के मानते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी हम अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स देखें और अमाउंट ऑफ द सेल्स देखें, तो ईस्टर्न फ्रंट ऑल्दो खराडी है और वाघोली है और विमान नगर है और हड़पसर है ऑन द वेस्टर्न साइड्स, वहाँ पे भी है आपकी इकोनॉमिक हब्स, लेकिन आपका जो रियल एस्टेट का जो पोलराइजेशंस और साइज़, जो शेयर साइज़ है, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स और नंबर ऑफ़ अमाउंट ऑफ द यूनिट सेल्स, वो ईस्टर्न फ्रंट पे थोड़ी सी उसका जो है ग्रोथ हमको ज़्यादा दिखाई, और उसका कंसंट्रेशन हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न फ्रंट। बट ये मैपल लीफ की तरीके की सिटी है, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड है, और उसका रीज़न है कि दोनों कॉर्नर पे आईटी की डेस्टिनेशन है और पीपल बाय ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे वर्क। सो अगर जहाँ पे उनका एम्प्लॉयमेंट है ज़्यादा, उसके पास में वो रहना चाहते हैं, तो यही दोनों फ्रंट हैं, ईस्टर्न फ्रंट और द सदर्न, और ईस्टर्न कह रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ साइड्स आई हैव स्टिल सीइंग दैट वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इतना ज़्यादा मुझे ग्रोथ होती हुई नहीं दिखाई दी। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि पिंपरी चिंचवाड़ इज़ ऑल्सो अ इमर्जिंग सप्लाई सेंटर फॉर द रियल एस्टेट अलॉन्ग विद हिंजेवाड़ी। ओके, एक सवाल मेरे मन में और है रोहित सर, आप कोई नया एरिया आप जोड़ना चाहे तो वो भी बताएं, जो न्यू पॉकेट हो, जो बिल्कुल ही अनटच्ड हो, हिडन हो, जहां भविष्य के लिए पोटेंशियल हो, वो भी टच करें। और दूसरा जो पुणे फेमस है वो बड़े बड़े मेगा टाउनशिप्स के लिए, क्या आप इतनी जगह रह गई है कि वैसे कुछ और नए टाउनशिप सब है दिखाई दे? तो विपिन जी, पूना में वन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज जो गवर्नमेंट हैज चेंज द डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स। तो अगर आप जब जब मैं डेवलपमेंट के बिजनेस में पहले पहले आया था, तो हम लोग 1 एकड़ पे लगभग 40,000 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्ट करते थे। तो अगर आप 1,000 स्क्वायर फुट का फ्लैट सोचें तो 40 फ्लैट 1 एकड़ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते थे। वो जाके 1.4 टाइम्स हो गया, 1.8 टाइम्स हो गया, तो इट रीच 1 लाख स्क्वायर फीट पर एकड़। आज डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2.5 से 3 लाख स्क्वायर फुट, मतलब 2.5 से 300 फ्लैट्स 1 एकड़ पे डेवलप होते हैं। तो दिस इज लीडिंग टू अ डेंसिफिकेशन, और उसके वजह से जो नए एरियाज जो हैं आउटस्कर्ट्स पे वो कम आ रहे हैं, क्योंकि यही जो अगर मेरे पास 5 एकड़ हुआ करता था, तो वहां अगर मैं 5 लाख स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्ट कर पाता था और वहां 500 फ्लैट कंस्ट्रक्ट कर पाता था, आज वहां जाके 5 एकड़ पे अगर मैं 1500 स्क्वायर फ्लैट कंस्ट्रक्ट करूं, तो आई डोंट हैव टू गो फर्दर अवे। So that is a big change why there are not that many new areas which are emerging. और दूसरी आपकी जो सवाल थी about townships, यही areas में अभी भी बहुत जमीन अवेलेबल है। आप हिंजेवाड़ी देखें, आप ईस्ट पुणे में वाघोली भी देखें, तो ये एरियाज में पिंपरी चिंचवड़ में देखें तो 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ के लैंड पार्सल्स आज भी अवेलेबल है। तो वो टाउनशिप्स यहां भी आ सकते हैं। द अदर बिग डिफरेंस एज फार एज पुणे इज कंसर्न इज यहाँ जो प्लॉटिंग का इन दीज आउटस्कर्ट एरियाज, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ सप्लाई एंड सेल्स ऑफ प्लॉटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल, जहां लोग जाके अपने छोटे प्लॉट खरीदते हैं and over time they will build their own house. That has also been something that Pune has seen a strong demand and supply of. राइट, तो पुणे भी पंकज साहब अब एक वर्टिकल सिटी के तौर पे बढ़ रहा है, जो मतलब अब एक ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो आपके डेवलपमेंट रूल्स जब चेंज होते हैं तो वो फिर डिजाइन तय कर देते हैं शहर का कि वो हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा या वो वर्टिकली। तो अब पुणे में शायद वो वर्टिकल, जैसा गहरा साहब समझा रहे हैं कि आप अब एक लैंड पार्सल पे एक ही जगह पे ज्यादा फ्लैट्स बना सकते हैं, तो शायद विस्तार उतना नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कि वो फैला, लेकिन वो लंबाई में ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, और ये एक बड़ा पैराडॉक्स है
कि अगर हम एक तरीके से सिटी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट करने की और डेंसिटी बढ़ाने की है, तो और ये बड़ा पैराडॉक्स रियल एस्टेट के लिए भी है। हम एफएसआई बढ़ाते हैं कि लैंड अफोर्डेबल हो जाए, लेकिन लैंड का मालिक उस पोटेंशियल को देख के अपने लैंड के भाव बढ़ा देता है, तो अफोर्डेबिलिटी भी डिस्टॉर्ट होती है। मेरे हिसाब से प्लानर और प्लानिंग एजेंसीज़ को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। हम बहुत डेंसिटी क्रिएट करेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इम्पैक्ट डालने वाला है, हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं, यहाँ पे बहुत बड़े ब्राउन फील्ड एरियाज़ हैं जहाँ क्लस्टर रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। पूना के अंदर भी बहुत ज़रूरत है। अगर हम केवल एफएसआई बढ़ा के और हाई डेंसिटी को लेकर के काम करने की कोशिश करेंगे तो हम जो पर्पस से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ले करके आना चाहते हैं, हम उसको डिफीट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि डी डेंसिफिकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम लोड हो, लेकिन हमारी पॉलिसी अगर डेंसिटी प्रमोट करने वाली है तो आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं आई है। थिंक रोहित साहब थोड़ा सिर हिला रहे थे, आई थिंक ही इज नॉट इन द एग्रीमेंट कंप्लीटली। देखिए, दिस इज अबाउट अर्बन इकोनॉमिक्स। अगर आप पिज्जा का देख लीजिए, अगर आपने उसका जो 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 सकम्फ्रेंस है या डायमीटर है, अगर आपने बढ़ा दिया तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर की तरफ लाना पड़ेगा, इट इज मच मोर एक्सपेंसिव to bring infrastructure to the outskirts than when you densify and you have to provide infrastructure with a higher density. तो ये एक अर्बन इकोनॉमिक्स का चैलेंज होता है। आपको अर्बन स्प्रॉल चाहिए जहां सिटी हॉरिजॉन्टल डेवलप होए, लेकिन आपके पास उसके लिए पैसे होने चाहिए, रोड्स डालने के लिए, पानी का सप्लाई ले जाने के लिए। अगर आप 2 इंच का पाइप अगर आपको 2 किलोमीटर दूर ले जाना पड़े, या उसके बदले में आपको 1 फुट का पाइप 200 मीटर में डालना पड़े, इट इज चीपर टू डू द शॉर्टर डिस्टेंस एंड अ वाइडर पाइप। So this is the challenge of urban economics, or every city, every country has to decide what they want for themselves. मेरे हिसाब से जो इस हमारे राज्य ने जो फाइनलाइज किया है that we will go with densification, तो हमारे जो पैसे हैं we can spend it, there is less to be spent on quality infrastructure in a lesser area. अब वो होता है या नहीं वो बात अलग है, वो सेकेंडरी पॉइंट है, लेकिन ये अर्बन इकोनॉमिक्स का इशू है and there is no right answer in this. ये बात एक हद तक सही भी है कि आप एक छोटे एरिया में जब वर्टिकल जाने की बात करते हैं तो फिर आप क्या कितने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, नीचे कितनी जगह छोड़ रहे हैं, वो डेंस तो हो रहा है लेकिन लोगों के लिए तकलीफदायक तो नहीं है, ट्रैफिक जैम्स तो नहीं है। और गेरा साहब जो कह रहे हैं कि अगर आप लंबा जाते हैं तो फिर वो जो पाइप वाला एग्जाम्पल उन्होंने दिया और वो इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना खर्च बियर करने के लिए आप तैयार हैं क्या, तो ये एक चैलेंज है, एक सीसॉ जैसा, जिस पे लगातार आपको बैलेंस बनाते रहना होगा। नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द शो, और इसमें मैं आप दोनों को ही बताऊं कि हम एक टेक अवे देते हैं हमेशा अपने दर्शकों को कि जो पूरी बातचीत हमने की है उसका टेक अवे आपके लिए क्या है। अगर आप एक घर खरीदार हैं तो आप इस पूरी बातचीत से क्या टेक अवे लेके जाएंगे, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड पुणे इज वन मार्केट जहां पर कई लोग हमें प्रॉपर्टी गुरु में सवाल पूछते हैं कि मैं रहता तो फलानी जगह हूं लेकिन आई एम लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट इन पुणे, तो लोगों को वो आकर्षित करता है। तो चाहे वो इन्वेस्टर हो, घर खरीदार हो, प्लॉट देख रहे हो, घर देख रहे हो, दुकान देख रहे हो, आप दोनों से बारी बारी से पूछूंगा कि उन्हें इस प्रोग्राम से टेक अवे लेना है तो वो क्या लेकर जाएंगे। तो राइट पंकज जी, पहले आपसे क्या टेक अवे आप इस पूरी बातचीत का, एक जो भी दर्शक हो, जिस टाइप का भी हो, जिस कैटेगरी में भी फॉल कर रहा हो, क्या ले सकता है? मेरे हिसाब से जो है कि मैं कोई रिस्क नहीं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, मैं एक प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ मार्केट देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप घर खरीदने के बाद जो है आप बाद में सोचेंगे नहीं कि मैंने गलत समय पे ख़रीदा। अगर आप खुद के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर ख़रीदिए। बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन प्राइस राइज की ना कीजिए, क्योंकि सप्लाई के साइजेस बड़े हैं, सिटी कन्वीनियंट और इजी होती जा रही है, तो प्राइस ग्रोथ आपको उतनी नहीं मिलेगी। आप ये देखिए कि जहाँ आप ख़रीद रहे हैं वहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस की प्रोडक्टिविटी आप वहाँ की प्रिवेलिंग रेंटल यील्ड से देख रहे हैं। अगर आप 3% की रेंटल यील्ड के कैपिटल वैल्यू के ऊपर घर खरीद रहे हैं तो आप गलत नहीं होंगे। हैबिटेबल लोकेशंस के ऊपर घर खरीद रहे हैं तो आप गलत नहीं होंगे, और आपका समय ख़राब नहीं है, वक्त ख़राब नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ख़रीदिए। राइट रोहित साहब, आपका टेक अवे क्या होगा? कि मेरा टेक अवे तो ये है कि पूना इज अ स्टेबल मार्केट,
यहाँ प्राइस राइज, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जैसे आपने भी कहा था, यहाँ प्राइस राइज इतना स्टीप हिस्टोरिकली नहीं हुआ है। तो एज आई लुक फॉरवर्ड, मुझे नहीं लगता कि यहाँ इतना ज्यादा कुछ प्राइस राइज होगा कि आपको एक साल में सडनली कुछ 20%, 25% कुछ आपको मुनाफा मिलेगा। तो आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू, पुणे इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल मार्केट। यहाँ जॉब क्रिएशन हो रहा है। आईटी का अगर आप लीसिंग देखेंगे तो उसके वजह से और जॉब क्रिएशन है। तो वी विल सी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कि डिमांड विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग। अब अगर आप सोचें कि ये हम कहाँ खरीदें, पंकज जी ने तो बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन एक मैं आपको और आपके दर्शकों को एक और पॉइंट बताना चाहता हूं कि प्लीज आप वहां खरीदें जहां एक तो बिल्डर के सेल्स एडिक्वेट और स्ट्रांग हो, और बी जहां काम हाई स्पीड में, जहां प्रोजेक्ट साइट पे एक्टिविटी स्ट्रांग हो। देखिए इस मार्केट में अगर समझो कुछ टर्न हो गया 6 महीने 12 महीने में, अगर कुछ समझो कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वेयर विल द बिल्डर बिल्ड द प्रोजेक्ट फ्रॉम? उनके पास पैसे कहां से आएंगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए? सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और आप सेल्स वाले से बेशक पूछ सकते हैं कि आपके पैसे कहां से आएंगे, आपके पास कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है कि आपके सेल्स हो चुके हैं? बिकॉज विदाउट द फाइनेंस द प्रोजेक्ट विल स्लो डाउन। तो ये दो चीज प्लीज आप डेफिनेटली देखिए, प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन स्पीड से हो रहा हो और सेल्स एडिक्वेट हो, या फिर उनके पास कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो कि आपका प्रोजेक्ट पैसे के वजह से ना रुके। दीज वुड बी माय टू सजेशंस। ओके, क्विकली मैं भी एक दर्शक बन जाता हूँ और एक आध दो सवाल मेरे मन में आए, हो सकता है मेरे देखने वालों के भी मन में हो, हमारे दर्शकों के भी मन में हो। एक तो अगर मुझे पुणे में घर खरीदना है इस वक्त, तो मैं एवरेज टिकट साइज क्या पकड़ूं? डिसेंट सा 2 BHK चाहिए जो कि 800 से 1000 स्क्वायर फीट भी हो तो चल जाएगा, लेकिन मेरी पॉकेट पे बहुत भारी भी ना पड़े, वो बिल्कुल अपर एंड पर भी ना हो। तो मुझे डिसेंट बजट क्या लेके चलना होगा? रोहित साहब आप भी बताइए। मेरे हिसाब से अबाउट 90 lakhs आपको यू कैन गेट समथिंग फॉर लेस। सो 70-75 lakhs में भी आपको घर मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा दूर रहेगा। इफ यू वांट अ रीजनेबली डेवलप्ड लोकेशन फॉर नॉट समथिंग विच इज वेरी लार्ज, तो I think in the range of about 90 lakhs, 95 lakhs is a good budget to get a home in a developed location जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हो, या जब तक आपका प्रोजेक्ट 2-3-4 साल में खत्म होगा तब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। आई थिंक दैट्स द फेयर बजट टू हैव। ओके, तो 80 से 90 लाख पंकज जी। अभी नाउ विद द लुकिंग ये रेट साइकिल, आरबीआई ने 2 कट ऑलरेडी दे दिए हैं, उम्मीद कर रहे हैं आगे एटलीस्ट 1 कट तो और आएगा। कहते हैं एक्सपर्ट्स की 3 कट की साइकिल तो मिनिमम होती है, हो सकता है चौथा भी आ जाए, हो सकता है बीच में 25 बेसिस पॉइंट से बड़ा भी आ जाए, क्योंकि ग्रोथ पर फोकस है। तो क्या जो आमतौर पे अगर मिड लेवल के लोगों की बात करूं, लग्जरी हाउसिंग तो थोड़ी डिफरेंट एक फोकस गेम हो जाती है, लेकिन जो लोग लोन लेके घर खरीदते हैं और ये 70, 80, 90 लाख के ब्रैकेट में अधिकतर लोग वैसे होते भी हैं, उनके लिए एक सही मौका बन रहा है, और यही टिकट साइज 80-90 के बीच में उनको घर मिलेगा। 80-90 इज़ अ वेरी गुड टिकट साइज़। और मेरे हिसाब से जो आप इंटरेस्ट रेट के रिडक्शंस की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उससे उनकी अफोर्डेबिलिटी पे इम्प्रूवमेंट ही होगा, क्योंकि आपकी EMI कम होनी चालू हो जाएंगी। ऑलरेडी कुछ एक बैंकर्स ने जो है अपनी इंटरेस्ट रेट घटा दिए हैं। इनफैक्ट एक और पॉइंट, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, कि ये जो अभी नया आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, तो जो जो आपको नया इनकम टैक्स कट मिला है न्यू रिजीम में, वो भी आपके काम 80,000 से लेकर के 1,14,000 रुपए तक की जो हाथ में बचत हुई है, वो इस सेगमेंट को और अफोर्डेबल सेगमेंट को और इससे नीचे वाले सेगमेंट को की अफोर्डेबिलिटी में ज़रूर ही बढ़ोतरी करेगी। और मेरे हिसाब से ये आपको चेंज एक स्ट्रक्चर और डिमांड में भी सारे शहरों में दिखाई देगा, कि जो अभी तक लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी डोमिनेट सेगमेंट था, वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शंस और करेक्शंस दिखेगा। आपको मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में सेल्स और सप्लाई दोनों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। राइट। तो ये बात की आज हमने पुणे की, और पुणे के माध्यम से और भी बातें यहाँ पर हो गई, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पुणे पे अपना फोकस करें, क्योंकि आज पर्पस पूरा वही था। रोहित जी ने, पंकज जी ने एक बेहतरीन इंसाइट हमको यहाँ पर दिया कि एग्जैक्टली पुणे मार्केट में हो क्या रहा है, कितना बदल गया पुणे मार्केट जिसे हम जानते थे, लेकिन उसके बेसिक शायद आज भी नहीं बदले हैं। दोनों की बातों से समझ में आया कि इफेक्टिव मार्केट था, अभी भी है, और आगे चलते हुए भी
बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं आएगा, वो इफेक्टिव मार्केट ही रहेगा जहां पर आपको बहुत ही शार्प राइज एंड फॉल नहीं देखने को मिलेंगे। डिसेंट हाउसिंग होती है, बढ़िया डेवलपर्स हैं, मोटे तौर पर रिकॉर्ड अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, डेवलपर्स की रेपुटेशन भी अच्छी है। क्या देखते हुए आपको घर लेना है वो अभी रोहित जी ने बताया, किन इलाकों पे आप फोकस कर सकते हो पंकज जी ने बताया। और विद द न्यू डेवलपमेंट, ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है देश में भी और शहरों में भी, उससे आपके लिए किस तरीके के मौके खुल रहे हैं। और जो पूरी बड़ी एक अर्थव्यवस्था की बात है ग्लोबल लेवल पर, उसके कोई इंपैक्ट्स आ भी रहे हैं और हमारे लोकल फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं उन सब का इंपैक्ट पुणे के मार्केट पे क्या आएगा। आई होप सारी बातें आज विस्तार से हो गई हैं। तो अब आप एक घर खरीदार है, आपको कोई प्लॉट खरीदना है, आपको कोई कमर्शियल स्पेस लेनी है या किसी भी और तरह का कोई भी डील रियल एस्टेट में करना है, इन सारी बातों को इन पुणे आप ध्यान रखेंगे तो आई होप कि आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी एंड रोहित सर, आप दोनों का ही बहुत डिटेल चर्चा हुई एंड आई होप कि हमें तो मजा आया और हमारे दर्शकों को भी इसे सुनने में उतना ही मजा आया होगा। और जरूर जरूर अपने कमेंट्स में जरूर बताइए आप हमें, क्योंकि सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ये शो अवेलेबल है हमारे CNBC आवाज के, कि आपको ये प्रोग्राम लग कैसा रहा है, आज की बातचीत कैसी लगी और क्या और सुनना चाहेंगे इसमें आगे। तो थैंक यू वेरी मच सभी दर्शकों को भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।